साबित करने की कोशिश की जा रही है। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई 1880s में, 1880s में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया, उस वक्त इस गांव के अंदर, इस किले के अंदर गांव बसा हुआ था जिसका नाम इंदरपत था। तो लोगों ने कहना शुरू किया ये इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद से स्पेशली आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ये कोशिश है कि ये साबित किया जाए कि यही इंद्रप्रस्थ है। इसलिए आईपी एस्टेट बनी। उसके बाद जमुना पार्क का जो इलाका है जिसका नाम पथपड़गंज था, वहां के रहने वालों को लगा पथपड़गंज क्या होता है, तो वो इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन बन गई। हिस्टोरिकल बेसिस इसमें किसी की कुछ नहीं। इंद्रप्रस्थ जो मिथिकल इंद्रप्रस्थ है वो किसकी कैपिटल है? पांडवों। तो कहानी ये है कि जब वो बाद में फाइनली डिवीजन हुई तो पांडवों को 5 गांव दिए गए। ठीक है, अब वो लोग जो हमारी नया इतिहास लिख रहे हैं उन्होंने 5 गांव आइडेंटिफाई किए: इंद्रपत, मारीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत। प्रॉब्लम यह है कि बागपत नाम का कोई सेटलमेंट हिंदुस्तान में उस वक्त हो ही नहीं सकता। बाग इज अ वर्ड फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज। दूसरा ये कहा, ये इट विल बी एब्सोल्युटली इडियोटिक कि 5 भाइयों को एक दूसरे से, और वो 5 गांव एक एक भाई के, तो सबके गांव, एक सोनीपत, एक मारीपत, एक तिलपत गाजियाबाद के पास, एक यहाँ, एक बागपत फरीदा उसमें गाजियाबाद में। ये किस तरह की एम्पायर हुई? ये भी हमको बताया जाता है दैट द्रौपदी यूज्ड टू स्पेंड 1 नाइट विद ईच ऑफ हर हस्बैंड्स। ट्राई टू इमेजिन हाउ शी वुड ट्रैवल इन दोज डेज। और इतनी छोटी सी एम्पायर का तो सारा का सारा जो इनकम थी वो उसके द्रौपदी के टीए में निकल जाएगा। You know, so these are things which have no foundation in history. I understand that all of you are not students of history, but history आपके कुछ subsidiary subjects हैं और some of you are students of history. तो history functions on the basis of evidence. तो evidence की तलाश यहाँ हो रही है। यहाँ पहला एक्सकेवेशन हुआ 1950s में। बीबी लाल ने बहुत रायता फैलाया हिस्ट्री में। उसके बाद दूसरा एक्सकेवेशन हुआ 1964 में, उसमें भी बीबी लाल इन्वॉल्व थे। उसके बाद एक एक्सकेवेशन हुआ 2000, हाँ, फिर एक और एक्सकेवेशन हुआ 2012 में, और अभी एक जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उनको लगता है कि वो तो ढूंढ ही लें, तो एक और एक्सकेवेशन हो रहा है। जो पहले 3 एक्सकेवेशन हुए हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जब बाय द टाइम भी फिनिश आप हो, यहाँ म्यूजियम खुल जाएगा तो आप म्यूजियम में देख लीजिएगा। तीनों बार हुआ ये, और किले के अंदर अलग अलग साइट्स पे एक्सकेवेशन हुए। तीनों बार हुआ ये है, यू कीप डिगिंग टिल यू रीच द मौर्यन पीरियड, जिसको हम मौर्यन पीरियड कहते हैं, 3rd century BC, which is the time of Ashoka. 3rd century BC से पहले यहाँ कुछ नहीं होता। Now when you dig an archaeological site, you keep digging, और जो कुछ remains मिलते हैं उनको आप डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। Eventually you will reach a space जहाँ पे आपको ह्यूमन हैबिटेशन का कोई एविडेंस नहीं मिलता। You dig for another meter. अगर उसके बाद भी कुछ एविडेंस नहीं मिलता, then excavation is ceased.
बिकॉज दैट इज वर्जिन सॉइल जिसपे ह्यूमन हैबिटेशन का कोई ट्रेस नहीं। जहां इंसान रहते हैं, even before they had discovered fire, they always leave some evidence of their existence. फायर के बाद तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस मिलती है, लेकिन उससे पहले भी मिल जाते हैं। इंसानों के बनाए हुए स्टोन के इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जिनको हम होमो सेपियन कहते हैं। They came into existence 23 million years ago. Homo sapien. Human civilization जो oldest जिसको हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं वो 6000 साल। In 24 million and so many lakhs of years, people were wandering around. You find evidence of settlement when people begin to settle down. जब तक वो जानवरों के पीछे पीछे घूम रहे हैं तो कोई एविडेंस नहीं छोड़ते। यहाँ पर जो एविडेंस मिली है 3rd century BC, एंड दिस इज अ रिमार्केबल साइट। 3rd century BC से 18th century तक देयर इज कंटिन्यूअस सेटलमेंट ऑन दिस साइट। तो आपको टेराकोटा की बैंगल्स मिलती हैं, वो कम्युनिटी किचन के चूल्हों के डिजाइन के वो मिलते हैं, राख मिलती है, थिंग्स यू हैव बर्न्ड, उसकी ऐश रह जाती है। All yes, so all that happens. PGW comes much later. So 3rd century BC से यहाँ कुछ नहीं मिलता पहले। 3rd century BC में जो हमको मिलता है वो टेराकोटा है। जो हमको रेजिडेंस की एविडेंस मिलती है, दे आर स्मॉल हाउसेस, छोटे छोटे घर, घरों के ऊपर घर बने हुए हैं। क्योंकि एक कुछ लोग आके रहे, फिर वो दे मूव्ड ऑफ, somebody else came, उन्होंने उसके ऊपर घर बना लिए। So, but if you dig vertically, you will keep on revealing the lower layers. Finally, 3rd century BC पे पहुंच के आपको कुछ नहीं मिलता उससे। Now 3rd century BC आज से 2300 साल पहले। महाभारत का क्या टाइम है? 6 to 7 century BC, 4th BC to 4th C के बीच में जो क्लेम किया जाता है आमतौर के ऊपर वो 5000 साल। हमारे अगर आप देखें, हमारे जो आजकल के नेता हैं उनका लगातार ही होता है कि 5000 साल पहले भारत बहुत महान था, उसके बाद वो बर्बाद। ठीक, नाउ महाभारत का टाइम क्या है? अगर आप महाभारत को हिस्ट्री समझते हैं, अगर वो माइथोलॉजी है तो माइथोलॉजी है, वो 50,000 साल पुरानी भी हो सकती है। लेकिन अगर वो हिस्ट्री है, देन यू हैव टू सबमिट द महाभारत टू हिस्टोरिकल स्क्रूटनी, उसकी एविडेंस। ठीक, यहाँ पर 2300 साल पहले का कुछ नहीं, प्रायर टू 2300 ईयर्स यहाँ पर आपको कुछ एविडेंस नहीं मिलता। यहाँ पर उससे पहले लोग रहते ही नहीं, जो रहते थे उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिला। छोटे छोटे बहुत सारे घर हैं। स्टैंड्स टू रीजन, ये एक छोटा सा टीला है, इसके पीछे जमुना बहती थी। तो जो लोग आके बसे, और जमुना में लाइक ऑल मेजर रिवर्स मानसून के बाद बाढ़ आती, आपने खेती शुरू कर दी। आपको पानी चाहिए तो आप नदी के किनारे बसेंगे, नदी में बाढ़ आती है तो आप क्या करेंगे? ऊंचाई पर रहेंगे। आज से 2300 साल पहले, 2400 साल पहले जो लोग आके यहाँ पे बसे, उन्होंने इस पहाड़ी पर रहना शुरू किया। इसके स्लोप्स पे खेती करते थे, जमुना का पानी अवेलेबल था, बाढ़ आती थी ऊपर चढ़ जाते थे। दिस इज अ स्मॉल विलेज दैट वाज सेटल्ड हियर। अगर ये इंद्रप्रस्थ होता
तो इंद्रप्रस्थ के महाभारत के डिस्क्रिप्शन में जिन महलों का जिक्र है उसमें से एक तो मिलता, कोई बड़ा सा हॉल मिलता, कोई ऐसी जगह जहां पे दरबार लगता हो, ऐसा कुछ नहीं मिला। उसमें बड़े बड़े पिलर्स का जिक्र है, किस किस चीज का जिक्र है, या कोई पिलर नहीं मिला। मिट्टी के और सन ड्राइड ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स, वो आप यूल सी फोटोग्राफ। I was here in the 1964 excavation. I was in school. My father dabbled in archaeology, so he had brought me here to show me कि excavation कैसे होता है, कैसे layers identify होती हैं, जो कुछ निकलता है उसको कैसे document किया जाता है वगैरह। So I saw the 64 excavation. फिर 2012 की excavation के टाइम भी मैं आया था जब हो रही थी। This I haven't seen, जो अभी currently हो रही है। So the point I am trying to make is that if you insist that one of our epics is history, then it has to be scrutinized by instruments of history. ये मेरा विश्वास ऐसे काम नहीं चलता। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर रामचंद्र जी पैदा हुए थे, उससे काम नहीं चलता। उसके लिए हिस्टोरिकल एविडेंस। This place has not yielded any evidence. कुरुक्षेत्र के बारे में कहा जाता है यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। डिस्क्रिप्शन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत के युद्ध का, नहीं पढ़ा जिन्होंने सीरियल देखा है उनको भी अंदाजा हो गया होगा। कितने बड़े पैमाने पे जंग हुई, लाखों लोग मारे गए। कुरुक्षेत्र में तीर मिले, और कितने तीर मिले। एरोहेड जो होता है उसकी जो फ्रंट होता है वो मेटेलिक होता है, और पीछे तो लकड़ी होती है, लकड़ी डिकम्पोज हो जाएगी, आयरन तो रहेगा। कितने में लाखों रथ थे, हर रथ के पहिए होते हैं, हर पहिए में कीलें होती हैं, उसका एक जिसके ऊपर पूरा रथ रखा जाता है वो आयरन का होता है। There is no archaeological evidence to say this is where the battle was. So when you are looking at history, you have to, mythology है, कोई प्रॉब्लम नहीं, mythology है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम mythology को हिस्ट्री समझते हैं। That is the major problem. वो आप लोगों ने पता नहीं, आपने सुना जरूर पढ़ा होगा, इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो पता होगा, वो this is a translation of a great epic, the Iliad by Homer. Does anybody in Rome actually believe that happened in history? Despite the fact that the whole lot of places that are mentioned in the Iliad are actual settlements. यही महाभारत में होता है। आपने एक कहानी लिखी जिसमें आप एक्चुअल शहरों के, जगहों के, गांवों के नाम इस्तेमाल करते हैं, but that does not mean that those events took place there. So when you come to the Red Fort, to the Purana Qila, you can have the stories, but don't think that is history. जो history है उसकी evidence है. So some of the evidence of what the Purana Qila is about, that we will see today. And we'll begin from this period. ये जो है जहाँ ये प्लास्टिक के बड़े ड्रम्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये जो पुल सा बन रहा है, यहाँ पर there was a stream. When this fort was built, पीछे जमुना थी, उन्होंने इस आइलैंड के बाकी तीन तरफ एक मोट खोद दी, and the water of the Jamna was allowed to flow in the moat. वो उधर से आता था, घूम के उधर वापस चला जाता। Then the देखिए सर, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूर चले जाइए और वहां बात कीजिए। Any one of you is not interested in what I am saying, move away and do your conversations. I should hear your voice. अगर आपको कोई सवाल है, in the middle of what I am saying, raise your hand and I'll try to answer it. But मुझको ये conversation please, get terribly distant. यहाँ पर तो this became an island. उसके ऊपर फिर आपने फोर्ट बनाया और एक बहुत बड़ा सा वुडन प्लैंक था जो रात को गिरा दिया जाता था।
सुबह गिरा दिया जाता था और शाम को उसको उठा लेते थे। जब आप जाएंगे वो जो सेंट्रल आर्च है उसके नीचे आपको यहाँ से दिख सकता है एक गिरी बनी हुई है। Yes, sir. उसमें से रोप्स, व्हेन वी गो क्लोजर यू बी एबल टू सी, उसमें से रोप्स या चेन लटकती थी व्हिच वाज टाइड टू द प्लैंक एंड देन इट वुड बी रोल्ड अप एंड रोल्ड डाउन। ये जो पत्थर जिससे ये बना हुआ है, दिस एक्सटेंशन ऑन बोथ साइड, दीज आर नोन एज बेस्टियंस। बेस्टियन, और ये बेस्टियन इसलिए बनती है, ये अगर ये आपकी फोर्ट की लाइन है, ये फोर्ट की अगर वॉल है और यहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ है तो वो यहाँ तो देख सकता है, यहाँ इसकी बेस में क्या हो रहा है उसे कैसे देखेगा? देन यू मेक अ बेस्ट। नाउ गार्ड विल कम एंड स्टैंड हियर, यहाँ से उसको ये दीवार पूरी की पूरी दिखाई देगी। सो इफ समबडी इज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल दे विल बी एबल टू सी हिम फ्रॉम देयर। ये इन बेस्टियंस के ऊपर पहले एरो चलाने वाले, आर्चर्स और स्पीयर फेंकने वाले वो खड़े होते थे। जब गन पाउडर आ गया तो यहाँ पर तोप रखी जाती। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सर्कुलर प्रोजेक्शन जो बेस्टियन कहलाता है। ऊपर तक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें आप देख रहे हैं वो टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं ऊपर, और नीचे स्मूथ पत्थर है। अगर इन स्मूथ पत्थरों को हटा दिया जाए तो नीचे ऐसे ही पत्थर मिलेंगे। ये कंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक थी विच वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द टर्क्स। टर्क्स हिंदुस्तान में आए 1192 में। उनके आने से पहले जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते थे वो टेक्निक बिल्कुल अलग थी। वी यूज्ड टू बिल्ड विद मैसिव ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। आप में से कितने लोगों ने खजुराहो देखा है? कोणार्क, तो खजुराहो और कोणार्क are two examples of the kind of construction we used to do earlier. स्टोन में स्टोन फिट किया जाता था। It was cut very very precisely और वो एक दूसरे में फिट किए जाते थे। जो नीचे वाला स्टोन होता था उसमें थोड़े इंडेंट्स होते थे और ऊपर वाले स्टोन में प्रोजेक्शन होते थे, वो इस तरह फिट हो जाता। हम्पी is also built like this. This was Vijayanagar. This was known as पिन एंड होल टेक्नोलॉजी। नीचे वाले बेस स्टोन में होल होता था, उसके ऊपर वाले में पिन होता था, प्रोजेक्शन होता था। इस स्टोन के ऊपर होल होगा, उसके ऊपर वाले में पिन होगा, वो इस तरह फिट हो जाता। बिकॉज दे वर मैसिव पीसेस ऑफ स्टोन, तो अर्थक्वेक्स में भी वो मूव नहीं होते। दैट इज हाउ पीपल वर बिल्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दैट टाइम। दैट इज हाउ द पिरामिड्स इन इजिप्ट वर बिल्ट। That is how the ruins in Machu Picchu, Inca ruins in Peru, that is how they were built. कहीं कहीं limestone plaster इस्तेमाल होता था, but rarely. Mostly it was stone upon stone upon stone. Turks brought in a new technology. They were building with rubble. आप पहाड़ को तोड़ते थे, उसको काट के शेप नहीं करते थे, जैसा टूटा वो उठा लिया और एक आपने फ्रेम बनाया लकड़ी का, उसके अंदर ये पत्थर भरने शुरू किए और जो गैप्स थे दे वर फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ क्रश्ड ब्रिक्स एंड लाइमस्टोन। इस प्लास्टर को सूखने में 1 साल लगता था। द स्कैफोल्डिंग रिमेन इन प्लेस फॉर अ ईयर, देन यू रिमूव्ड इट और उसके बाद जो ऊबड़ खाबड़ दीवार होती थी उसके ऊपर फिर लेवल किए हुए पत्थर चिपका दिए जाते थे, जैसे आजकल हम टाइल्स लगाते हैं। ये जो नीचे वाले पत्थर हैं these are tiles, पर ये आज की जैसी पतली टाइल नहीं है। each one of them is about this thick. So that is how this was built. The stone that has been used, this grey yellow stone, इसको Delhi quartz कहते हैं। This is taken from the Aravalli. This is among the oldest exposed rocks in the world. दुनिया की एज मालूम है आपको? roughly 6 billion years. Aravalli was created 1.5 billion years ago. So 25% of the age of the world, ये पत्थर, this stone has been around. This is the metamorphosed rock. It is very hard, very brittle. So इसमें carving नहीं होता. Unlike granite, which is also very hard, but is not brittle.
इसके ग्रेन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप when you hit it with a chisel and hammer, it flakes off. ग्रेनाइट के ग्रेन बहुत फाइन है, तो यू आर एबल टू कार्व. तो जब तक ये इज द मेजर बिल्डिंग मटेरियल, यू विल नॉट सी कार्विंग. Then when the Turks arrived, they gradually they built with this material, but they also start using softer material for carving. Softer material was to be brought from another part of the Aravalli, 200 kilometers away, that is Agra, Fatehpur Sikri. वहाँ से sandstone आता था. And a still softer stone was brought from Rajasthan, that is marble. तो इसमें 3 जगह का पत्थर लगा हुआ है. इसमें दिल्ली का क्वार्ट्स है, फतेहपुर सीकरी और आगरे के पास से लाया हुआ सैंडस्टोन है, और राजस्थान से लाया हुआ मार्बल है. So this is the material that has been used. Now if you look at the gate, you will see a diverse range of influences that are there in this gate. वो 2 छोटे झरोखे हैं, वो झरोखे राजस्थान का इन्फ्लुएंस है. तो झरोखे के ऊपर ब्लू और वो जो क्या कलर कहलाता है, टर्कोइज, ब्लू और टर्कोइज टाइल्स. These we did not know how to make tiles. Glazed tiles were introduced to India by the Turks. The Turks learnt it from the Chinese. So China say there was a silk route that passed through India, Ladakh, Leh and all that, and then eventually reached Central Asia all the way to Turkey. उस रूट से ये टेक्नोलॉजी ट्रेवल की चाइना से टर्की. And when the Turks came to India, they brought this technology to India. So there are Turkish influences, there are Rajasthani influences. इस आर्च के ऊपर जो दोनों साइड है, वो जो वाइट आर्च के ऊपर बने हुए ना, दो ट्राइंगल से, उसको स्पैंड्रल कहते हैं. आर्च के ऊपर जो ये ट्राइंगुलर शेप होती है, उसमें एक 6 कॉर्नर स्टार है और उसके बीच में एक फूल है. दैट फ्लावर इज द लोटस. वो लोटस है और उसके चारों तरफ एक 6 कॉर्नर स्टार है. नाउ so first let's talk about the lotus. ये the time when we still hadn't invented our gods. There was a time when all humans were animists. Animism आप लोग जानते हैं? Worshipping of nature. So all our tribals are enemies, जिनको अब जबरदस्ती हिंदू किया जा रहा है. So animism में you venerate the spirit of the forest, the spirit of the mountain, the spirit of the river, etc., etc. Around that time, somebody, and I like to believe that it was a woman, because women note these things much before men do. Going through an open space, comes across a small puddle, जिसमें rotting vegetation है और उसमें खूबसूरत फूल खिला हुआ. Lotus always grows in decomposing vegetation and stagnant water. River water में lotus नहीं होता, तो उसका नाम पंकज इसीलिए, तो कीचड़ में पैदा. So she saw this flower and she said to herself, you can rise above all this filth and be pure. That is how perhaps the lotus became a symbol of purity. Then we, much later, thousands of years later, we started imagining gods. And all the gods that people have created all over the world are gods in human form. They are known as homomorphic gods. So they were like us, they had 2 feet, they walked, but if they were just like us, they couldn't be gods. So we gave them additional attributes. किसी को 4 हाथ दिए, किसी को 8 हाथ दिए, किसी को 3 सर दिए. One of them was given the power to fly, and one more could converse in the language of the animals and all that. That is how we created all over the world. Ra is the sun god of the Egyptians. उसका सर जो है वो उसका है fox का.
You know, so you have gods like this all over the world. Now these were gods, and we imagine them as extensions of the human form. So हमको बैठना होता है, भगवानों को भी बैठना होता है. भगवान कहाँ बैठे? They could only be seated inside the lotus because there was nothing purer than the lotus. So all our gods are depicted sitting inside the lotus. वो सिर्फ ब्राह्मणिक पैंथियन, हिंदू पैंथियन के गॉड्स नहीं है. बुद्धा भी लोटस में, महावीर भी लोटस में. Then Buddhism travels out of India, और Tibetans जो हैं, they create a feminine Buddha, Tara. Star. Tara also sits inside. Then there is a Buddha that is going to come later. He also sits in the lotus. So, and then the lotus travels from India to Tibet, to China, to Japan, and the veneration of the lotus travels like this. By the time the Turks arrive in India, lotus is established as a universal symbol of purity. And the stone masons are all local people. तो इतनी बड़ी आर्च बनती है और वो खाली उसे अजीब लगती है, तो वो उसके ऊपर लोटस कार्व करते हैं. Now lotus is inside a six-cornered star. Do you know what that star is called? उसको popularly Star of David कहते हैं. Now David, ये six-cornered star इजराइल के झंडे पर है. But the Israeli or Jewish connection to the six-cornered star is just 200 years old. 19th century से पहले Jews का six-cornered star से कोई संबंध नहीं. In Jewish mythology, David is not mentioned. David is first mentioned by Jesus. In the Hebrew Bible, it is mentioned that Jesus said, David was one of my ancestors, and he was a just king. जो स्टोरी ऑफ क्रिएशन है वो यहूदियों की, ईसाइयों की और मुसलमानों की एक ही है, एक ही कहानी. यहूदियों की कहानी में जो मोसेस ने नरेट की थी, उसको जीसस ने नरेट किया और अपना चैप्टर जोड़ दिया. सो द तोरा एंड द तालमुद combined together to become the Old Testament, and the statement of Jesus becomes the New Testament. Together it becomes the Bible. This story travels, and the chapter of Muhammad is added, and it becomes the Quran. Same story, same details, same prophet. Jesus के टाइम पे जो just king था, वो इस्लाम के टाइम पे prophet बन जाता है. So Dawood becomes a prophet. David and Dawood is the same. David actually corruption है, original Dawood. Because Arabic and Aramic are sister language. So जिसको Jesus कहते हैं, वो रोमन में और अरेमिक में इजाया है. इजाया और ईसा आर क्लोजर देन इजाया एंड जीसस. क्रॉस देखा है आप लोगों ने? क्रॉस के ऊपर 4 लेटर लिखे होते हैं, INRI. ये जो क्रॉस आम होती है वहाँ लिखा होता है. जहाँ पे जीसस का सर था व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड, वहाँ पे 4 लेटर्स लिखे होते हैं. इजाया ऑफ नजारत रेक्स 1. Nazareth was from where Mary came, Jesus' mother. Because Jesus के father का नाम किसी को नहीं पता था. So he was known as the Isaiah of Nazareth. Rex 1, पहला king. He is the first king. You know, he is the highest, etc. Because he is claimed to be the son of God. So ईसा से Jesus बना, दाऊद से डेविड बना. So one possibility is, as Islam spread from Arabia into Iraq to Iran to Afghanistan to India, the 6-cornered star arrived. That is one possibility. दूसरी possibility ये है कि ये स्टार ऑफ डेविड नहीं. This is the आदि यंत्र जो हिंदुस्तान में होता है. ये जो ट्राइंगल है, this represents feminine energy, and this triangle represents masculine energy. Both of them superimposed on each other represent universe in harmony. इसे आदि यंत्र भी कहते हैं, शक्ति यंत्र भी कहते हैं.
दिल्ली में पता नहीं क्यों होता है ये, बहुत सारी जो मारुति ओमनीज हैं उसके पीछे ये 6 कॉर्नर स्टार बना हुआ है, उसके बीच में माँ लिखा होता है। देखा है आपने? हिंदुस्तान में ये 6 कॉर्नर स्टार कम से कम 8 सेंचुरी से यूज हो रहा है। जो तांत्रिक ट्रेडिशन था उसमें, जब मैं कॉलेज में था बहुत साल पहले, तो मेरी क्लास में 4 लड़कियां थी गुजरात की। वो अब हॉस्टल में रात को ये किया करती थी कि वो एक 6 कॉर्नर स्टार बनाती थी, उसके बीच में मोमबत्ती जलाती थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठती थी और अपनी नानी की आत्मा या दादी की आत्मा को बुलाया करती थी। वो प्लेंचेट कॉलिंग कहलाती थी। उसमें भी ये 6 कॉर्नर स्टार इस्तेमाल होता है। Worshippers of the devil use the 6 cornered star and they write 666 inside. अब ये क्या है? ये स्टार ऑफ डेविड है, आदि यंत्र है, शक्ति चक्र है, या स्टार ऑफ द डेविल है? ये क्या है? आगे इधर आओ, थोड़ा इधर हो जाएंगे, शोर करके ये रुको। तो now I am giving you one more possibility. This is the fort built by Humayun. Humayun was a very keen astronomer, and that it is suggested that he died because of his interest in astrology. But we'll talk about that later. तो क्योंकि वो स्टार गेजर था, is that why the star is there? क्योंकि हुमायूं के टाइम में जितनी बिल्डिंगें बनी हैं उन सब में ये स्टार ऑफ डेविड है। इसमें है, हुमायूं के मज़ार के ऊपर है, अधम खां के मज़ार के ऊपर है, which was built in the time of Akbar, and in the mosque of Jamali Kamali. उससे पहले there are just 2 places where you see the 6 cornered star. In the Alai Darwaza near Qutub Minar and in the Lodi Garden Mosque. उसके अलावा कहीं नहीं दिखता और उसके बाद ये तकरीबन गायब हो जाता है। So is it possible that it has some connection to Humayun? I have seen the 6 cornered star painted on the temporary accommodation of native Indians in America. Navajo Indians. उनके एक टीपी होता था, वो उसकी बिसन की खाल से बनाते थे, उसके ऊपर मैंने 6 cornered star का फोटोग्राफ देखा है। I have not been there and now they don't live in tents. But when they lived in those tents, उस पे ये 6 cornered star बना था। It has also been found in Peru. It has also been found in Vietnam. इन civilizations का ना तो Indian civilization से कोई ताल्लुक है, ना जुडाइक ट्रेडिशन से कोई ताल्लुक है। So, the final possibility. These are 2 equal. Civilization has interpreted it according to their own mythology. Why I am telling you this tale is, history is primarily about interpretation. How you interpret the facts that are before you. उसी फैक्ट को आप किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और हिस्ट्री इज ऑलवेज अबाउट इंटरप्रिटेशन. What kind of future you want for yourself, that is how you interpret your past. So this is crucial to remember about history. It's not only facts. Facts have to be interpreted, and it is the interpretation that decides. So जैसे अभी आजकल ये कहा जा रहा है कि वो खिड़की की मस्जिद है जो फिरोज तुगलक के प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, उसके बारे में भी लास्ट मंथ मैंने पढ़ा कि वो महाराणा प्रताप का बनाया हुआ किला है। Where is the evidence? What was महाराणा प्रताप doing in Delhi? उनका दिल्ली में आने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो किला बना के क्यों चले गए? You see, so the same building. There is historical evidence. It is recorded. उससे जूना शाह तेलंगानी उसका प्राइम मिनिस्टर था, उसने दिल्ली में 7 मस्जिदें बनवाई थी. This is one of them. उन 7 की लिस्ट. Then somebody comes up and says, नहीं ये तो महाराणा प्रताप की बनाई. So history is about interpretations, and you have to look at interpretations very carefully. जो interpretation दी जा रही है उसके पीछे politics क्या है? There is nothing called objectivity.
ऑब्जेक्टिविटी का ढकोसला होता है। एवरीबडी इज टेकिंग अ स्टैंड। द क्वेश्चन इज आप किसके साथ हैं? इज योर interpretation in the interest of the people or is it against the interest of the people? My professor, one of the first things that he told me was, objectivity is biased towards humanity. If you are biased in favor of humanity, you are objective. If you are biased against the interest of humanity, then you are subjective. So that is the crucial thing to remember. अगर आपके कोई सवाल हैं यहाँ पर तो ले लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे। जी Sir, as we know that Seth Sai Suri had also lived there, so Yes. is it possible that he would have influenced the structuring and something else of his fort? यस, इट इज़ पॉसिबल। वॉट वी गेट, जो हमको रिकॉर्डेड एविडेंस मिलती है वो ये कि इस किले को हुमायूं ने बनाया। ही रूल फ्रॉम हेयर फॉर 10 years। उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया। उसको हराने के बाद फिर अगले 15 साल हुमायूं भटकता रहा। 15 साल के बाद वो लौटा था। उस दौरान शेरशाह सूरी ने जो कुछ हुमायूं ने बनाया था, शेरशाह सूरी ने उसे तोड़ दिया। दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। ही लेवल्ड एवरीथिंग दैट हुमायूं हैड बिल्ट एंड ही बिल्ट सम स्ट्रक्चर। उसके बनाए हुए 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं। एक शेर मंडल है और एक मस्जिद उसकी बनाई हुई है, मस्जिद किला कोहना। इन 2 के अलावा शेरशाह सूरी का बनाया हुआ भी यहाँ पे हमको और कुछ नहीं मिलता है। ये दरवाजे जो हैं वो उधर का दरवाज़ा जो तलाक़ी दरवाज़ा कहलाता है, ये मेन दरवाज़ा, और एक दरवाज़ा जो अब रेड फोर्ट इसमें जू के अंदर खुलता है, वो दरवाज़ा हुमायूं का बनवाया हुआ है। इन 2 दरवाज़ों पर शेरशाह सूरी ने भी कुछ एडिशन डिलीशंस किए होंगे। उसके अलावा देन हुमायूं केम बैक, reconquered the fort and he died within 11 months. So after his coming back, he did not undertake any project of building. It is very much possible कि यहाँ बीच के इलाके में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंगें कभी थी ही नहीं। That is also possible because Humayun's father was against building. Period. Babar was against building. He wanted to live in gardens. वो उसका पूरी philosophy थी। Yes, sir. तो इट इज़ पॉसिबल कि हुमायूं भी कुछ टेंटेड तरह के स्ट्रक्चर्स में रहता हो। दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमको यहाँ पर बिल्ड स्ट्रक्चर्स मेडिवल पीरियड के बहुत कम मिलते हैं। जो हैं वो कुछ खड़े हुए हैं। असाइड फ्रॉम दैट वी डोंट फाइंड टू मेनी स्ट्रक्चर्स। जी, डज दैट आंसर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? Yes, thank you. ओके, आइए चलिए। इसके बेसिक में कभी भी रेड सैंडस्टोन नहीं था, ये पत्थर था। ये रेस्टोरेशन नहीं हो रहा है। दिस इज ग्रेट वॉयलेंस and ASI has nothing, shouldn't be involved in this. इसमें यहाँ पे आप सैंडस्टोन क्यों लगा? यहाँ कभी सैंडस्टोन नहीं। ये हिस्ट्री बदल जाएगी 100 साल बाद। लोग कहने लगेंगे रेड सैंडस्टोन यूज हुआ था यहाँ पे। So this cement चूना। अगर आप जो वाइट पैचेस हैं, you can see crushed brick inside. Can you see bits of brick? Yes. ये सब के अंदर ये पैचेस मिला हुआ है। So what is the chain? चेन तो अब नहीं रही है, वो आपने स्प्लिट देखी ना? हाँ, वहाँ से निकला करती थी, वो चेन में नहीं होगा तो सेपरेटर होता होगा जिसको उसको फेस करते होंगे, तो वो बचा नहीं है, फिर स्प्लिट रह गई है। Sir, this thing say is 500 euros. 1500 something. Now, suppose I was a government official who was given the responsibility of preserving. How would I do it? क्या करता? इनको when they were built, It's obviously kind of getting खराब. हाँ, इसका रेस्टोरेशन सही हुआ नहीं है। कैसे इसको करने का तरीका यही है that you build a scaffold. हाँ. एक स्कैफोल्डिंग आप बिल्ड करेंगे, उसके बाद उसके अंदर आप एक सॉलिड ब्रिक का डोम बनाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर लगाया जाए। इट हैज़ टू बी सपोर्टेड फ्रॉम बीनीथ। नीचे से सपोर्ट नहीं होगी तो प्लास्टर गिरता रहेगा। सो यू हैव टू क्रिएट दैट। Will I create that plaster of the same material? Yes, yes, yes. Not of नहीं, cement or नहीं, not. नहीं, नहीं, नहीं,
अगर आप सीमेंट इस्तेमाल करेंगे So you तो spoiled ये it. नॉट ओनली यू स्पॉइल द लुक, यू डैमेज द बिल्डिंग। होता ये That's है, my point. ये लाइमस्टोन और ब्रिक का जो प्लास्टर है, मैंने आपको बताया उसे सूखने में 1 साल लगता है, लेकिन जब वो पूरी तरह सूख जाता है उसके बाद इट कंटिन्यूज टू मैच्योर ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन के 40 साल के बाद वो फुल्ली हार्डन होता है। उसके बाद अगर आप उसे भिगो दें तो वो भीग जाएगा, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। देन इट विल, व्हेन द वेदर बिकम्स ड्रायर, इट विल रिलीज ऑल द मॉइस्चर बैक एंड बिकम बोन ड्राई अगेन। अनलाइक सीमेंट के कंस्ट्रक्शन में अगर पानी घुस गया तो वो पूरी तरह इवेपोरेट नहीं होता। आप में जितने लोग डीडीए के घरों में रहते हैं आपको पता होगा, बल्कि बिल्डर के घरों में भी एक बार जब पानी आ जाए तो निकलता नहीं है, फिर आपको दीवार तोड़नी पड़ती है, वो लीक करता रहता है, बिकॉज सीमेंट नेवर फुल्ली ड्राई। ना इस मटेरियल में विच कैन फुल्ली ड्राई, अगर आपने सीमेंट का पैच लगा दिया तो क्या होगा? इन दी विंटर मंथ्स Get wet. the cement will behave differently from the limestone. सीमेंट एक्सपैंड करेगी, लाइमस्टोन श्रिंक करेगा, जो क्रैक है वो वाइडन होता रहेगा। यहाँ अगर आप बिल्कुल आप सीधे सामने चले जाएं तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो शेरशाह दरवाज़ा कहलाता है, विच वॉज द एंट्री इन टू द सिटी ऑफ शेरशाह। उसकी ऊपर, आर्च के ऊपर क्रैक था, ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने उसको सीमेंट से जोड़ा, वहाँ से पानी घुसता रहा। 5 साल पहले ये पूरा का पूरा दरवाज़ा गिरने वाला था, अभी उसके नीचे पूरा आधे आर्च के नीचे ईंटों से सपोर्ट लगा रखी है और 5 साल से उसकी रिपेयर हो रही है, क्योंकि वहाँ सीमेंट से उन्होंने पैच कर दिया, बस वहीं से पानी घुसता है। सो यू कैन नॉट इंटरफियर विथ द ओरिजिनल बिल्डिंग मटीरियल। इफ यू डू दैट यू आर कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू इट। आइए, हाँ हाँ, वो तो हमेशा ही डिजिटल रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना। हाँ हाँ वो रख रहे हैं। जब आर्मी मार्च करती है तो जो सबसे स्लो ट्रक है उसकी स्पीड से मार्च करती है। ये माय स्टॉप हियर इज टू शो यू दिस। इसके बिल्कुल ऊपर जो पत्थर है वो उसकी वेज जैसी शेप है, इस शेप में होता है। दैट इज नोन एज द की स्टोन। और बिना उसके आर्च खत्म, उसको निकाल देंगे सब कुछ गिर जाएगा। इस शेप को अचीव करने में लोगों को हजारों साल, एंड वी डिड नॉट हैव दिस शेप इन इंडिया टिल 1257। द लास्ट स्लेव किंग, किसी को नाम याद है? नहीं, लास्ट ग़ियासुद्दीन बलबन। ही डाइड इन 1287। उसके मसोलियम पे ट्रू आर्च और ट्रू डोम पहली बार बना था। डोम तो गिर गया, आर्चेस बची। ये जो आर्च की शेप है इसको लियोनार्डो डा विंची ने डिफाइन किया और उससे बेटर आर्किटेक्चर की किसी फॉर्म की डेफिनेशन मेरे पास है। एंड आर्च इज स्ट्रेंथ क्रिएटेड बाय टू वीकनेसेस। बाय टू वीकनेसेस। अच्छा, इफ यू कट दिस आर्च इन टू, ये जो हाफ है ये गिर पड़ेगा, दैट हाफ विल ऑल्सो फॉल। अगर आप ये कभी एक्सरसाइज करें, कैन यू होल्ड दिस फॉर मी? अगर आप इस तरह खड़े हों एंड ट्राई टू स्ट्रेच, यू विल फॉल। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दिस इज द ओवरहैंग। सो दिस हाफ ऑफ द आर्च इज फॉलिंग ऑन द अदर हाफ. They are both constantly falling on each other. It is this tension that creates the phenomenal strength of the arch. तो ये इसको मैंने आपको इसलिए भी यहाँ रोका है मैंने, ये जो पूरा 1 2 3 4 आर्चेज हैं ये रिस्टोर की गई, वो ओरिजिनल आर्च का बचा हुआ हिस्सा है। तो ये 1 और 2 आर्च डीप, दिस वॉज अ कॉरिडोर दैट रैन ऑल अराउंड दिस फोर्ट, चारों तरफ जितना यहाँ तक ये किला है, ऐसे ये 2 डीप 2 बे कहलाता है ये।
इसमें इस तरह से भी आर्चेस थी और ऐसे भी आर्चेस थी, जैसे ये रही आर्च इधर वाली। Right up to the river on both sides. No, no, not up to the river, all around the fort, inside the fort. Now, जो सोल्जर्स ऑफ ड्यूटी होते थे वो नीचे होते थे, जो गार्ड कर रहे होते थे वो ऊपर। दिस इज वेयर एंड यू कुड हैव अकोमोडेटेड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आर्मी इन दिस। इट्स एन couple of kilometer long, but at least a kilometer and a half, तो बहुत सारे लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। सो दिस इज प्रोबेबली वेयर द आर्मी स्टेड। ये जो ओपन ग्राउंड थे यहाँ पर वो जो नोबिलिटी और रॉयल फैमिली वगैरह उनके टेंट वेंट यहाँ लगते होंगे, बिकॉज इन द एक्सकेवेशन दैट हैव टेकन प्लेस फ्रॉम द 50s they haven't found any evidence of any large scale structures. Now this place, ये तो आपको चेंज पता चली गया, बहादुर शाह जफर ने बनाया, उसने हुमायूं ने बनाया, देन ही लॉस्ट इट टू शेर शाह सूरी। आफ्टर शेर शाह सूरी his son Islam Shah became the king. Islam Shah's chief commander was defeated by Humayun when he came back after 15 years and he reconquered the city and the fort. जो उसका कमांडर था उसका नाम हेमू था। तो अभी जब 2014 में ये नई सरकार आई अच्छे दिन वाली, तो इन्होंने सडनली दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हेमू एज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। उसके बाद उनको किसी ने बताया कि हेलो वो किंग विंग नहीं था, वो कमांडर था और वो इस्लाम शाह की फौज का कमांडर था। ही वॉज इन कंट्रोल ऑफ दिल्ली फॉर 49 दिन के करीब उसका कब्जा था बिफोर हुमायूं डिफीटेड हिम। तो दे वांटेड टू प्रेजेंट हिम एज द ग्रेट छत्रपति एसेट्रा एसेट्रा। करने की तो गलती होगी, तो नाउ हेमू हैज बीन ड्रॉप्ड नाउ। सो देन हुमायूं टुक ओवर और 11 महीने के बाद वो एक बिल्डिंग हम जब जाएंगे तो तुम्हें दिखाऊंगा, उससे वो गिरा एंड नेक्स्ट डे ही डाइड। नाउ हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम, शी वॉज कन्विंस्ड दैट हेमू इज गोइंग टू रीग्रुप एंड अटैक अगेन। शी ऑल्सो न्यू दैट हेमू इज एन एक्सट्रीमली वेंजफुल कैरेक्टर। सो अगर उसने इफ ही रिकैप्चर्स द फोर्ट ही इज गोइंग टू desecrate the grave, वो कब्र भी उखाड़ के फेंकते। So in the middle of the night Humayun's remains were exhumed and they were in the middle of the night transported out. He was initially buried here inside the Purana Qila. Then the remains were transported and taken almost 350 kilometers away to a place known as Sarhind. इंडिया पाकिस्तान के करेंट बॉर्डर के पास, सरहिंद में उसको ही वॉज बरीड। देन द हुमायूंस मौसोलियम वॉज बिल्ड एंड ऑलमोस्ट 9 years लेटर उसकी वहाँ से मट्टी ला के यहाँ पर दफनाई गई। सो देयर वाज दिस इंग्लिश हिस्टोरियन हु वाज आल्सो अ काइंड ऑफ अ विट। सो टॉकिंग अबाउट हुमायूं ही सेड Humayun tumbled in, through and out of life. Constantly unsettled उसकी जिंदगी थी। So but that being unsettled did not even stop after his death. He was buried thrice. जो 15 साल हुमायूं was in the wilderness, he traveled 12,000 miles. 12,000 miles. So there was hardly a place where he spent more than one night, because constantly A, he is trying to regroup his army, 2, he is running away to save his life from the Sher Shah Suri's army. It is on this journey that in Amarkot Akbar is born, and he leaves him and his wife Hamida Bano with one of his friends who is a local Rajput chieftain, the Raja of Amarkot. That is where Akbar and Hamida Bano stayed till Humayun could call them again, and then they traveled with him.
इस पूरे जर्नी में ही ट्रेवल फ्रॉम यहाँ से इस्फहान तक गया था, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह वगैरह, एंड देन ही केम बैक. आफ्टर वी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड, दिस प्लेस बिकेम अ रिफ्यूजी कैंप. अभी वो आपने वो भाग मिल्खा भाग देखी है? Yes, sir. उसमें जो रिफ्यूजी कैंप दिखाया गया है वो तुगलकाबाद है. तुगलकाबाद became a refugee camp for those who were coming from Pakistan. Firoz Shah Kotla became a refugee camp for those who had come from Pakistan. This became a refugee camp, and Humayun's tomb became a refugee camp for those who were going to Pakistan. And there were tens of thousands of people. And 1947 was very, very heavy rainfall, very heavy monsoon. और यहाँ पे खुले में लोग पड़े हुए थे, और इन दीज आर्चेस. तो यहाँ हैज़ा फैला, बीमारियाँ हुई, एंड फनी थिंग्स वर हैपनिंग. जाड़े में बहुत ठंड थी और लोग ठंड में पड़े हुए थे. तो नवाब रामपुर को ये पता चला कि किले की ये हालत है, जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं. तो उन्होंने कई सौ ब्लैंकेट्स भेजे, पर शर्त ये थी कि वो सिर्फ रामपुर वालों को दिए जाएंगे. See the kind of people who have ruled this country. You see? Nawab Rampur was with the British throughout. So that is the kind of people who have, मतलब वो सिर्फ रामपुर वालों को ठंड लगती, बाकी किसी को ठंड नहीं लगी. These were people who were going to Pakistan. So the Pakistan embassy, which was just then formed, उनका एक ambassador कुछ आया था, he was told ये तुम्हारे लोग हैं, इसकी तुम्हारी जिम्मेदारी. There was mayhem here. Around this time, there was a commissioner of Mussoorie, I think, Mussoorie or Nainital, I forget, who came from a very old aristocratic family of Awadh, or from the family of Rafi Ahmad Qidwai. Rafi Ahmad Qidwai का नाम सुना है आप लोगों ने? तो he was our first food minister. और उन्होंने लार्ज स्केल फूड स्मगल कराया था पाकिस्तान से, ग्रेन्स, जब यहाँ पे फूड की शॉर्टेज थी 47-48 में. सो एनीवे, सो उनकी फैमिली में था दिस यंग मैन हु वाज कमिश्नर, और वहाँ पे बहुत राइटिंग हो रही थी. टिल अ टाइम वाज रीच व्हेन ही वाज द ओनली मुस्लिम लेफ्ट इन दैट सिटी, एंड ही वाज न्यूली मैरिड एंड हिज वाइफ वाज इन लखनऊ, एंड शी kept on, and the family kept on sending him messages, you leave and come back. He said, no, this city is my responsibility, I can't leave it. तो उसका ऑफिस था, उसका घर था. कमिश्नर के ऑफिस और घर, मोस्ट ऑफ एनी वन ऑफ यू हैज बीन टू मुफस्सिल टाउन्स इन डिस्ट्रिक्ट, यू नो कमिश्नर रेजिडेंस एंड कमिश्नरी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर. He came out of his house and he was going to his office, and that is where he was stabbed and he died. His wife traveled to Delhi and met Gandhi. And she said, I have no purpose left in life, I don't know what to do. Less than a year that I was married, and now everything has collapsed around me. So Gandhiji said to her, go and work among those whose loss is greater than you. You still have your family, your brothers, sisters, your in-laws, etc., etc. There are people who have nobody left. So go and work among them. So she worked in this refugee camp for many years, many months. Then she shifted to Humayun's tomb, and then for many years she was involved in the rehabilitation of people who had come from Pakistan. अनीस की भी Anis Khidwai. She has written this remarkable book. If you haven't read it, please आज़ादी read की it. छाँव. आज़ादी की छाँव में हिंदी और उर्दू में है, और इन द शेडो ऑफ फ्रीडम अंग्रेजी में है, ट्रांसलेटेड बाय हर ग्रैंड नीस आयशा किदवाई, हु टीचेस एट JNU. उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, वो पेंगुइन ने छापी है. सो रीड दैट बुक एंड यू विल फाइंड आउट कि हम एक्चुअली कितने शांति थे, हाउ क्रूअल एंड हाउ सिक वी कैन गेट. इट विल गिव यू एन आइडिया. What happened in Gujarat was just the same thing being replayed. Read that book, that will also give you an idea of
what this place was like in 1947. आप लोगों में से कोई छतरी नहीं लाया ना? अब भुगतो। Are great reservoirs. Please. So होता ये है, I was telling you about excavation. So each excavation there is one gentleman who is a senior archaeologist who is in charge of the excavation. और डेली डिस्कवरीज वो अपनी डायरी में नोट करता है। तो 3rd लेवल पर 17th फीट में एक कोयला का टुकड़ा मिला, वो रिकॉर्ड हो गया। नाउ यू नो अबाउट कार्बन 14 जिससे डेटिंग होती है। तो जैसे ये होता है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसमें एक उसकी एक रेडिएशन कम होने की एक स्पीड है विच इज़ मेजरेबल। अगर इतना U38 है तो इस पे इतने साल से रिएक्शन हो रहे हैं। ऐसे ही कार्बन 14 इज़ एन एलिमेंट जिसकी प्रेजेंस कैलकुलेट की जा सकती है। उससे रफली विद इन पीरियड ऑफ 50 to 100 years you can find out when it was buried. आग लगाई आपने, फिर आपने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, उसके बाद 2000 साल के बाद एक्सकेवेशन हुई और वो निकल आया। तो whenever you find something burnt, उसको आप कवर कर देते हैं, then the excavation happens only under infrared light. उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। Then you remove that burnt carbon, burnt grain, जो भी मिलता है उसको, फिर उसकी कार्बन 14 कैलकुलेशन होती है, and that gives you within a period of 100 years कि ये कब जला था। That gives you a period when that, so ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो चीफ एक्सकेवेटर ऑफ दैट साइट उसकी डायरी में होता है। वी डोंट हैव टू मेनी सीनियर एक्सकेवेटर्स आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, और एक्सकेवेशन सब जगह हो रही है। तो एक एक्सकेवेशन साइट कंप्लीट होती है, उससे कहते हैं अच्छा सामान रखो वहाँ चले जाओ। द रिजल्ट इज कि एक एक्सकेवेशन जहाँ पूरी हो चुकी है उसकी रिपोर्ट कभी लिखी नहीं जाती। सो माई फादर हैड गॉन ऑन दी कालीबंगन एक्सकेवेशन, कालीबंगन की रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी। सो उसके बाद लोथल में एक्सकेवेशन हुई, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी गई। इनमें से कुछ कमरों में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आज तक पड़े हुए हैं। नाउ द चीफ एक्सकेवेटर इज डेड। डायरी में उसने जो लिखा था ओनली ही कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ही विल, द रेस्ट इज इन हिज माइंड, उसने नोट किया हुआ है। दैट इज द वेस्ट दैट हैपेंस इन दिस कंट्री। नाउ लोथल, कालीबंगन, अतरंजी खेड़ा, होल लॉट ऑफ एक्सकेवेशन साइट्स, कोटा, उनकी एक्सकेवेशन की रिपोर्ट्स कभी नहीं लिखी जाएंगी। दिस गिव्स यू इनफ अपॉर्चुनिटी टू फ्लोट योर ओन थ्योरीज, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो कभी हुआ ही नहीं है। इनमें से बहुत सारे कमरों में बंद है। अब इन्होंने स्टिकर्स उतार दिए हैं। अभी वहाँ पर एक पर कालीबंगन का स्टिकर लगा हुआ था, वो फाड़ दिया है। तो ऐसे कई में लगे हुए थे, कहाँ पे क्या रखा है। अब वो हट गया तो किसी को पता भी नहीं होगा वहाँ क्या रखा है। प्लीज कम सून Everybody. चलिए करने दीजिए पूरे को दीजिए। लास्ट ईयर मैं वहाँ गया हुआ था पेरिस, तो हमने एक सारा दिन हमने लूव्र के लिए रखा हुआ था, लूव्र गैलरी के लिए। जिस दिन हम गए उस दिन बड़े ज़ोर की बारिश हो रही थी। सो आई एंड माई वाइफ, तो देयर वाज अ बिग ग्रुप ऑफ टूरिस्ट मूविंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो आई टोल्ड माई वाइफ से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, फिर हम आराम से देख पाएंगे, पीछे अभी कोई नहीं आ रहा। तो हम आराम से देख रहे थे। घूमते घामते वहाँ पहुँचे जहाँ मोनालिसा है। बिफोर वी कुड एंटर दी हॉल, उसमें 5 बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, मोनालिसा इज़ वन ऑफ देम। बिफोर वी कुड एंटर द प्लेस, तकरीबन 2000 जापानी आ गए। They were all walking like this with their selfie sticks in front of them. They were not looking right and left. And they just zoomed into, और मोनालिसा के साथ everybody wanted a selfie. 25 minutes we were inside to be able to get a look at Mona Lisa.
And I'm sure when they go back to Japan, they're never going to look at it. Because people are constantly shooting. But उसको देखने का टाइम कब नहीं मिलता उनको? Because they never look at what they have shot. They're shooting something else. So what this has done is, people have stopped seeing. आप देखते नहीं, आप शूट करते हैं कॉन्स्टेंटली, और कोई बहुत अच्छा लग गया तो वहीं से उसको उसी वक्त उन्होंने आपने शेयर कर दिया. बट टू लुक एट द बिल्डिंग, एट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, उसको देखने के बजाय हम तस्वीर खींच लेते हैं. तस्वीर भी खींचनी चाहिए, बट देन यू कांट ओनली बी डूइंग दैट. यू हैव टू लुक एट द बिल्डिंग. इसका जो साइज़ है, इसका जो ग्रैंडियर है, वो कैमरे में कभी आ ही नहीं सकता. ह्यूमन आई को लेंस डुप्लीकेट नहीं कर सकता. नो कैमरा कैन डू इट. द ह्यूमन आई इज इनक्रेडिबल. यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपका चेहरा फोकस में है, वो ड्रम फोकस में है, वो पेड़ फोकस में है. नो कैमरा कैन डू इट. इट विल ईदर फोकस ऑन योर फेस और ऑन दैट ड्रम और ऑन दैट ट्री. सो ह्यूमन आई, द वे इट परसीव्स 3 डायमेंशंस इज एन इनक्रेडिबल थिंग. तो उसको डोंट रिप्लेस इट विद द कैमरा, प्लीज. Eyes also see as well. It also incorporates thought. Yes, When you see, yeah. think It is a sensuous thing, you know. So ये जो दरवाज़ा है, इसको तलाक़ी दरवाज़ा कहते हैं. और इसके बारे में मिथ ये है कि एक बार ये दरवाज़ा कोई बाहर, there was an army that had laid siege, और ये दरवाज़ा खोल दिया गया था, and the fort fell to the इन्वेडर. उसके बाद ये फैसला हो गया कि दरवाज़ा कभी खोला नहीं जाएगा, इसलिए इसको तलाक़ी दरवाज़ा कहा गया. ना इस कहानी की बेसिस क्या है मेरी समझ में नहीं आती. हुमायूं ने बनाया था, उसके बाद ही लॉस्ट इट टू शेरशाह सूरी एंड ही रीगेन्ड इट फ्रॉम द सन. उसके अलावा यहाँ कोई और जंग हुई नहीं. तो ये कहानी कहाँ से आ गई? पर ये ऐसी कहानियाँ बनती रहती हैं. ये जो सीढ़ियाँ जिनसे आप उतर के आए हैं, ये ओरिजिनली यहाँ नहीं थी. ओरिजिनली ये जो सड़क है, इसका ये लेवल नहीं था. इस पूरे किले का लेवल वो था जहाँ पे हम खड़े हैं, या इससे नीचे. ये जो सब कुछ है, ये रबल ओवर सेंचुरीज इकट्ठा हुआ है. इस बिल्डिंग के ये जो सारे खंडर थे, वो था ना डबल आर्च, मैंने बताया चारों तरफ था. उसका जो पत्थर टूट टूट के गिरता रहा, वो लोगों ने यहाँ डाल के लेवल कर लिया. दैट इज़ हाउ दैट लेवल हैज़ रिजन. ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी 1970 में. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम सुना है आपने? यस सर. उसके फाउंडिंग जो डायरेक्टर थे इब्राहिम अल काजी, उन्होंने एक प्ले किया था यहाँ पर, तुगलक. गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ प्ले है, उसको ट्रांसलेट करके वो प्ले यहाँ हुआ था. ये आपको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड देन ही ब्रॉट इट बैक. सो एक ये दरवाज़ा है, और उसके डायगनली ऑपोजिट एक और दरवाज़ा है जो हुमायूं का बनवाया हुआ है. यहाँ पे ऑडियंस बिठाई गई थी. बिफोर शिफ्टिंग प्ले यहाँ हुआ था, और शिफ्टिंग के बाद द एंटायर ऑडियंस वॉकड अक्रॉस, और वो दूसरे लोकेशन पर हुआ. उसके लिए ये 2 दरवाजे इस्तेमाल किए. इट इज़ अ फिनोमिनल प्रोडक्शन. M.K. रायना का नाम सुना है आपने? यस सर. एक्टर हैं, फिल्मों में आते हैं. अबाउट माई एज. सो वो उसमें ही एक्टेड इन दैट फिल्म. तुगलक तो वो बने थे मनोहर सिंह. सो मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी, M.K. रायना, दिस इज द बैच, दिस इज द फर्स्ट बैच. वो परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई थी. अब इस सड़क के ऊपर फैशन शो होता है. ये दिस बिकम्स द कैट वॉक. द पीपल सिट ऑन ईदर साइड, और उसके ऊपर मॉडल्स. तो कभी कभी फैशन शो यहाँ पर. चलिए, और यू वांट टू वेट हियर टिल, बिकॉज दिस रेन इज नॉट गोइंग टू एंड. ये धीरे धीरे चल रही है, तो देर तक चलेगी. चलें. वो जो सेंटर में मेडेलियन बना हुआ ना आर्च के उस तरफ, हाँ, उसमें जो कार्विंग है, वो दैट इज कॉल्ड स्टको. STUCCO, स्टको, या इंसाइज प्लास्टर वर्क. तो वो प्लास्टर की थिक लेयर होती थी,
और उसके बाद बिफोर इट हैड फुल्ली ड्राइड उसके ऊपर डिज़ाइन बना के कार्व कर देते थे। फिर जब वो सूख जाता था देन इट वॉज पेंटेड। उसके मार्जिन में ब्लू टाइल है और ऊपर ये जो छतरियाँ हैं इनमें भी ब्लू टाइल्स का इस्तेमाल था, जो अभी धीरे धीरे इरोड हो गई है। ये छोटी आग जो छोटा सा आला बना हुआ है उसमें भी वो स्टको वो किसको बोला उन्होंने? सर्कल नहीं बना हुआ, ब्लू सर्कल नहीं बना हुआ वो। हाँ वो स्टको कहलाता है, वो प्लास्टिक साइज प्लास्टर। वो सर्कल जो बना हुआ है जाली जाली से नहीं बनी हुई। नहीं वाइट पे ब्लू सर्कल। अच्छा हाँ उसको वर्ल्ड रेनाउंड स्पेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे वी कांट इवन प्रोवाइड अ डिसेंट टॉयलेट, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। या क्यों, व्हाई डोंट वी हैव अ प्रॉपर टी शॉप, अ कॉफी शॉप? कितनी जगह है, बनाइए आप। कोई दिखने मत दो ना उसके नीचे कर। डोंट ऐड, बट जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल कीजिए। यूज इट इमेजिनेटिवली, वो हम नहीं करते हैं। व्हाई डोंट वी ऑर्गेनाइज म्यूजिक कंसर्ट्स हियर? सो मच यू कैन डू विद दिस स्पेस। वो नहीं करते हैं, बस फैशन शो हो जाता है, साल में एक पॉप म्यूजिक का शो हो जाता है, दैट्स इट, बाकी खाली पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है अब हम यहाँ ऊपर तो जा नहीं सकते। नॉर्मल ब्राह्मणिक रिचुअल में वेजिटेरियनिज्म की कोई जगह नहीं है। ऑल्सो ब्राह्मण के बारे में बताया था जो मीट खाते थे। हाँ बीफ खाते हाँ, अरे अब भी खाते हैं। शतपथ ब्राह्मण है, इसके इसमें लिखा हुआ है। अरे भाई हाँ हाँ भाई, कश्मीर के ब्राह्मण की शिवरात्रि नहीं हो सकती मीट खाए बगैर, हो नहीं सकती। दुर्गा पूजा बिना मीट के नहीं हो सकती। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स आर नॉन वेजिटेरियन। ऑल द हिल ब्राह्मण, सब पहाड़ों में रहने वाले, सब पंत और ये जितने हैं पांडे, पहाड़ों के जो रहने वाले सब मीट। पुष्पेश पंत जो रोज उस पे आते हैं हमारे पुराने दोस्त, सब ऑल मीट। सारस्वत ब्राह्मण मीट ईटर्स। ये जो बिहार के ब्राह्मण हैं, मैथिल ब्राह्मण, ऑल ऑफ देम आर मीट ईटर्स। जब शादी होती है तो लड़की जब घर पहुंचती है ससुराल पहली बार, तो सास उसको दरवाजे पे मिलती है विद फिश इन। उसको उस फिश को ले जाके साफ करके पकाना होता है और फिर सारे परिवार को सर्व करती है। अगर अच्छी मछली है तो वो अच्छी बहू है, यू नो। तो ये हमने सब बिल्ड की हुई है मिथ्स वेजिटेरियन।